हमारे साथ एक ऐसी स्टूडेंट है जिन्होंने ना ही सिर्फ पूर्वाजन से, शी इज नॉट ओनली द फर्स्ट फीमेल टू हैव क्रैक्ड नीट एग्जाम, बट शी हैज आल्सो टॉप्ड द एग्जाम। उनको 720 मिला है और उनका AIR रैंक जो है वो 2 है। हम बात कर रहे हैं आकांक्षा सिंह की। आकांक्षा, सबसे पहले आपको बधाई देना चाहते हैं कि आपको AIR मिला है, आपने इतना अच्छा किया है एग्जाम। सबसे पहला क्वेश्चन जो मैं पूछना चाहूंगा, सब आपके इस अचीवमेंट के बारे में तो जानते हैं कि आपने टॉप किया है, लेकिन इसके पीछे जो आपका स्ट्रगल था उसके बारे में मैं नहीं जानती, तो आप हमें उसके बारे में थोड़ा बताएं। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम आकांक्षा सिंह है और मेरी नीट में ऑल इंडिया रैंक 2 आई है और मेरे मार्क्स 720 आउट ऑफ 720 आए हैं। मतलब क्लास 10th तक आई हैव स्टडीड फ्रॉम, जो कोचिंग था वो मेरे घर से अराउंड 70 किलोमीटर्स था, तो मुझे 2 घंटे जाने में लगते थे और 2 घंटे आने में, तो रात में 9-10 बज जाते थे। तो वो टाइम काफी स्ट्रगल वाला था 9th-10th में, और इसी वजह से आई शिफ्टेड टू दिल्ली इन 11th एंड 12th। तो वहाँ पे जाकर के फिर मैंने आकाश इंस्टीट्यूट से कोचिंग करी है और प्रगति पब्लिक स्कूल से स्कूलिंग किया है। तो वहाँ पे तो काफी सही था, बट 9th-10th में काफी प्रॉब्लम्स हुई थी, बट आई टुक इट एज अ चैलेंज एंड आई डिड इट। मैं आपको पूछना चाहूंगा कि प्रॉब्लम्स क्या क्या थी जो आपने फेस की थी, क्योंकि आपने बोला काफी प्रॉब्लम्स थी, तो अगर आप थोड़ा एक्सप्लेन। मतलब सबसे ज्यादा ये प्रॉब्लम हुई थी कि मतलब 11th-12th में जब मैं गई थी, तो मतलब जैसे स्टूडेंट्स जो है यूजुअली बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट से पढ़ के आए हुए थे, तो उनको मतलब काफी ज्यादा नॉलेज थी एक सब्जेक्ट की। तो इनिशियली जब चैप्टर स्टार्ट होते थे, तो मुझे कवर करने में वो टॉपिक को जो पढ़ाया जा रहा है और वो जो समझाया जा रहा है, मतलब उसको समझने में पूरा काफी टाइम लग जाता था, और मतलब कई लोग जल्दी कर लेते थे। तो वो चीज शुरू में मतलब मेरा उतना कमांड नहीं था टॉपिक्स पे, तो वो चीज मेरे को टाइम लगती थी, बट धीरे धीरे मैं वो करती चली गई। मुझे थोड़ा एफर्ट ज्यादा लगाना पड़ा था, बट आई स्ट्रेटेजाइज एवरीथिंग। मैंने कई सारे पेपर्स अटेम्प्ट किए और धीरे धीरे मैं करती गई, तो वो हो गया। तो वो एक चीज था कि छोटी जगह से होने का ये नुकसान होता है कि उतना गाइडेंस नहीं मिल पाता है, तो बट उसको आप हार्डवर्क से ओवरकम जरूर कर सकते हो। मैं पूछना चाहूंगा कि आपको इतना टाइम कितना लगता था आने जाने में कुशीनगर से गोरखपुर, और इस टाइम को आप कैसे यूटिलाइज करती थी? क्या इस टाइम पे भी आप स्टडी करती थी, या ये जो टाइम था आप थोड़ा रेस्ट करती थी? क्योंकि ऑब्वियसली अगर आप तब भी अगर स्टडी करेंगे तो फिर घर जाके कब और होमवर्क या बाकी चीजें कैसे करेंगे? मतलब स्कूल से घर आने के अराउंड 2 o'clock मैं घर आ जाती थी और 4:30 के आसपास मेरी कोचिंग शुरू होती थी। तो मैं यहाँ से कोचिंग जाती थी, 2 घंटे मुझे लगते थे। तो जाते वक्त तो दिन में मैं पढ़ लेती थी, रास्ते में बस में पढ़ते हुए भी मैं जाती थी। आते वक्त अंधेरा हो जाता था, 7:30 बजे हम कोचिंग से छूटते थे, तो तब मैं ऑलमोस्ट मतलब सो जाती थी या फिर मतलब रेस्ट करती थी। तब घर आकर के 9 बजे जब मैं 9:30 घर पहुंचती थी, उसके बाद मैं पढ़ती थी। तो ऐसे अ, करती थी। बहुत सारे लोगों ने आपको पूछ लिया होगा कि आपकी एग्जाम स्ट्रेटजी क्या है। हम भी पूछना चाहेंगे कि लेट्स सी अगर आप रियल जो स्ट्रेटजी है वो हमें बताते हैं या नहीं। मतलब एग्जामिनेशन स्ट्रैटेजी एज सच तो मतलब वही है जैसे नॉर्मल होती है कि पहले आप बायोलॉजी अटेम्प्ट करते हो, देन केमिस्ट्री एंड देन फिजिक्स। हाँ, समझ सकते हैं कि आप जहाँ पे हैं वहां पे नेटवर्क का इशू कितना ज्यादा, बिकॉज बहुत ये जो स्टडी है अभी लॉकडाउन के टाइम पे बहुत बच्चों ने ऑनलाइन भी पढ़ाई की है, और हम देख रहे हैं कि आपका जो वीडियो है वो बहुत बार अटक गया है अभी तक। तो इस नेटवर्क के चलते आपको कितनी मुश्किलें आई प्रिपेयर? मतलब 11th-12th में तो सही था क्योंकि दिल्ली में थे, और वापस आने के बाद लॉकडाउन में काफी प्रॉब्लम्स हुई थी क्योंकि मतलब ऑनलाइन क्लासेस जो होती थी तो उसमें कई बार अटक जाता था, जैसे अटक रहा है तो वो मैं बाकी अपने फ्रेंड से डिस्कस कर लेती थी बाद में, और एल्स मतलब मतलब खुद से ही मैं कोशिश करती थी खुद से ही उसको कवर कर पाऊँ। प्रॉब्लम तो है, यहाँ पे इंटरनेट की बहुत प्रॉब्लम है। जैसे मैं पूछ रहा था आपको पहले कि एग्जामिनेशन एग्जाम स्ट्रैटेजी स्ट्रैटेजी के बारे में अगर हमें बताया आप कि अगर हम ऐसा। आपकी जो रियल स्ट्रैटेजी है वो हम जानना चाहते हैं, क्योंकि जब हम पूछते हैं स्टूडेंट्स को वो कुछ बोल देते हैं जो जनरली रियल स्ट्रैटेजी होती नहीं है। अगर आप एक्सक्लूसिव कुछ हमें बताना चाहें स्ट्रैटेजी के बारे में। मतलब एज सच कोई स्पेशल स्ट्रैटेजी नहीं है, जो नॉर्मल होती है सबकी वही है। मतलब कि सबसे पहले मैं बायोलॉजी कवर करती थी इनिशियल फेज में, मतलब कि मेरे को बायोलॉजी पूरा कंप्लीट करने में तो आधे घंटे लगते थे, केमिस्ट्री करने में मेरे को अराउंड 40 मिनट्स लगते थे, और फिजिक्स भी मैं 45-50 मिनट्स में पूरी कंप्लीट करती थी। बट एज टाइम ग्रू, मतलब जैसे पूरा 2 साल का एंड आया और जब ये लॉकडाउन हुआ और मेरे को टाइम मिला, तो विद प्रैक्टिस अपने आप वो टाइम रिड्यूस होता है। मतलब वो बायोलॉजी अपने आप 20 मिनट्स पे आ गया, केमिस्ट्री 30 पे आ गया, और फिजिक्स भी 40-45 पे आ गया था। तो स्लोली मतलब करके आप ये नहीं कि शुरू से पैनिक कर रहे हैं कि जल्दी जल्दी पेपर खत्म करना है। इनिशियली गिव 3 hours, बट लेटर ऑन जैसे आप जितने ज्यादा मॉक पेपर्स अटेम्प्ट करते हो,
अपना टाइम रिड्यूस करने की कोशिश करो। पेपर अगर आप घर पे मॉक पेपर कर रहे हो तो उसको 2 घंटे या 2 घंटे 15 मिनट में खत्म करने की कोशिश करो। मैं ये करती थी, क्योंकि एग्जामिनेशन के डे में क्या होता है कि प्रेशर होता है एक तो, दूसरा सिली मिस्टेक्स होने के चांस होते हैं। तो अगर अगर आपने पेपर एक बार पूरा कर लिया है और आपको दोबारा टाइम मिल रहा है पूरा पेपर रिवाइज करने का, तो उससे आपकी सिली मिस्टेक्स काफी अवॉइड हो सकती हैं। तो एक चीज ये थी जो मैं करती थी, मतलब मैंने मॉक पेपर्स लास्ट में आते आते 2 घंटे में खत्म करना शुरू कर दिया था। तो वो चीज मेरे को एग्जाम में बहुत हेल्प करी है। पेपर इजी था और मैंने ऑलमोस्ट पूरा पेपर 2 बार सॉल्व किया है, तो वो चीज मेरे को हेल्प करी है। और एज सच अलग से कोई स्ट्रेटजी तो नहीं है, यही है। 720 आउट ऑफ 720 आपको मिला है, और जो AIR 1 है उसको भी 720 आउट ऑफ 7। ये जो टाई ब्रेकर पॉलिसी है, क्या लगता है कि तो AIR 2 आता है, जैसे आपको आता है, थोड़ा अनफेयर लगता है कि मतलब मार्क्स तो दोनों को सेम ही मिले हैं? हाँ, मेरे भी 720 में से 720 आया और फर्स्ट रैंक का जो है उसके भी आए हैं 720। तो ऑब्वियस है किसी एक को फर्स्ट और किसी एक को सेकंड मिलना था, तो मुझे मिल गया बिकॉज मैं छोटी हूँ। तो मतलब ऐसा कोई उतना बुरा नहीं लगता, क्योंकि मेरा सपना तो एम्स दिल्ली में पढ़ना था, तो वो पूरा हो रहा है, तो आई एम हैप्पी फॉर इट। बाकी रैंक तो इज जस्ट अ नंबर, मतलब उतना मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। बट बुरा तो हल्का हल्का लगता है कि हाँ ठीक है फर्स्ट हो सकता था, पर ठीक है कोई नहीं। काफी बहुत टाइम जो बच्चे टॉप करते हैं वो बोलते हैं कि उन्होंने ये चीजें नहीं की, टीवी नहीं देखा, मोबाइल नहीं चलाया, सोशल मीडिया नहीं चलाया, इंस्टाग्राम नहीं चलाया। ऐसे क्या क्या चीजें हैं जो आपने नहीं की इस दौरान, और व्हाट आर द थिंग्स दैट यू गिव अप ऑन सो दैट यू कुड फोकस अपने एग्जाम प्रिपरेशन पे? मेरे पास कोई स्मार्टफोन नहीं था 2 इयर्स की प्रिपरेशन में, और मैं किसी सोशल मीडिया साइट पे एक्टिव भी नहीं थी। वो मैं अभी भी नहीं हूँ, क्योंकि मुझे पसंद ही नहीं है। तो वो मैं पहले भी नहीं थी, अब भी नहीं हूँ। और दूसरा, मतलब अगर मुझे कुछ पढ़ना होता भी था तो हमारे हॉस्टल में एक कॉमन कंप्यूटर था, तो वहीं से मैं यूट्यूब पे कुछ वीडियोस देख लेती थी, कुछ भी स्टडी रिलेटेड। और बाकी मैं संदीप माहेश्वरी से काफी इंस्पायर्ड हूँ, तो मैं उनकी वीडियोस काफी देखती हूँ। और दूसरा, नरेंद्र मोदी से भी मैं बहुत इंस्पायर्ड, उनको सुनती हूँ। अदरवाइज मतलब ये सोशल सोशल में थोड़ा डिस्टेंट हो गई थी सब चीजों से, ताकि मतलब फोकस ना हटे पढ़ाई पे से। बट आई थिंक दैट इज वर्थ इट, क्योंकि अब रिजल्ट आ गया तो अब कर सकते हैं जो करना है। आपने मोदी जी के बारे में बताया, क्या उनसे आपको कोई मैसेज आया, या फिर कोई मिनिस्टर, एजुकेशन मिनिस्टर से मैसेज आया, या फिर आपके स्टेट के मिनिस्टर से मैसेज आया, क्योंकि आप यूपी की टॉपर हैं? तो किसी से भी मैसेज आया, या फिर आप किसी से भी मुलाकात करना चाहते हैं इसके बाद? अभी तक तो आई डोंट थिंक कि कोई मैसेज मेरे को आया है, बट मैं डेफिनेटली अगर मिला अपॉर्चुनिटी तो मिलना चाहूंगी। जी। मैं ये पूछना चाहूंगा कि ये जो आपने बताया था कि आपको पहले, जब आप ग्रो अप हो रही थी चाइल्डहुड में, तो आपको मेडिकल तब नहीं करना था, कुछ और करना था। क्या करना था और क्यों, अगर आप बताएं तो? मैं क्लास 8th तक आईएएस ऑफिसर बनना चाहती थी, बट क्लास 9th में आई केम टू नो अबाउट एम्स दिल्ली। मैंने उसकी काफी वीडियोस देखी, वहाँ जो रिसर्च होती है उसके बारे में जाना। तो तब मेरा मतलब पूरा डाइवर्जन हो गया फ्रॉम आप बिकमिंग एन आईएएस ऑफिसर टू बिकमिंग अ डॉक्टर। और उसमें आप लोगों से डायरेक्ट इंटरेक्ट कर सकते हो, लोगों की प्रॉब्लम समझ सकते हो। और फिर मेरा रिसर्च में भी काफी इंटरेस्ट था, तो मुझे लगा कि ये मेडिसिन और रिसर्च दोनों में साथ में कर पाऊंगी आगे जाके। तो वो एम्स दिल्ली बिकेम माई इंस्पिरेशन, और अब मुझे होपफुली है कि एम्स दिल्ली से एमबीबीएस करूंगी और आगे फिर न्यूरो सर्जन बनना चाहती हूँ। अच्छा। कोरोना वायरस के टाइम पे जैसे मेडिकल प्रोफेशनल्स की जो बहुत इम्पोर्टेंस है, उसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि बहुत टाइम ऐसे हमने पहले देखा था कि जो मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं उनको सही तरीके से ट्रीट नहीं किया जा रहा था, जो स्पेशली कोविड ट्रीटमेंट में इन्वॉल्व थे। तो आप इस बारे में कुछ क्या सोचती हैं और क्या कहना चाहेंगे? काफी प्रॉब्लम्स हुई है, मतलब इट वाज न्यू टू एवरीवन। तो मतलब कि जितना भी सब कोई कर सकते थे उन्होंने किया है, और डॉक्टर्स ने तो स्पेशली बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। कई जगह कुछ प्रॉब्लम्स हुई हैं, बट इट वाज न्यू टू एवरीवन, तो सब जितना कर सकते थे उन्होंने किया है। जहाँ पे कहीं पे प्रॉब्लम्स रह गई तो उसको धीरे धीरे अच्छा करने की कोशिश की जा रही है। एज अ डॉक्टर मैं बनती हूँ तो मेरी भी यही कोशिश रहेगी कि जिस तरह से वॉरियर्स बन के निकले अभी डॉक्टर्स इस टाइम पे और सबकी हेल्प की है, मैं भी लोगों के लिए इंस्पिरेशन बन पाऊँ और लोगों की मैं भी हेल्प कर पाऊँ। अच्छा। और मैं ये पूछना चाहूँगा कि बाकी जो स्टूडेंट्स हैं नेक्स्ट ईयर प्रिपेयर करने वाले हैं, शायद वो भी जो एग्ज़ाम देंगे, शायद तभी भी कोरोना वायरस रहे। अभी हमें पता नहीं है कि कब ये जाएगा। जब तक वैक्सीन नहीं आता भी है, कब तक रीच करता है। तो उन सब के जो प्रिपेयर कर रहे हैं, एक तो कुछ बच्चे थे जिन्होंने पैंडेमिक में दिया था। बाकी बच्चे हैं जो प्रिपेयर कर रहे हैं जानते हुए कि पैंडेमिक में एग्ज़ाम देना है। उनको आप क्या बोलना चाहेंगी? और उनके लिए क्या-क्या टिप्स हैं?
मतलब मेरा एग्जाम जो हुआ था वो तो काफी डिले हो गया था, तो उसको मैंने एज एन अपॉर्चुनिटी लिया। तो आप भी कोई भी प्रॉब्लम है, जैसे अभी पैंडेमिक चल रहा है, बट इट डजंट मीन कि सब कुछ रुक गया है, सब कर रहे हैं अपना काम। तो आपको भी इस चीज को ऐसे नहीं लेना है कि घर पे बैठ गए और बस ठीक है पैंडेमिक चल रहा है, जा नहीं पा रहे कहीं तो पढ़ना बंद कर देंगे। ट्राई टू फाइंड आउट वेज, बहाने बनाने की बजाय ये ढूंढो कि कैसे उसको ओवरकम कर सकते हैं। तो ध्यान उस चीज पे होगा तो हमेशा रास्ते निकल जाएंगे। ऑलवेज स्टे पॉजिटिव। और दूसरा ये कि मतलब ऑलवेज कीप योर ड्रीम्स एंड योर गोल्स हाई। अगर एक बार में नहीं हुआ तो कोशिश करो, अगली बार ट्राई करो, जो मिस्टेक्स हुई है उसको ओवरकम करो, तो धीरे धीरे यू विल डेफिनेटली अचीव योर गोल। सो दिस इज व्हाट आई वुड लाइक टू से। हमारे एक यूजर है जो कुमार मिश्रा है, वो बहुत है कि हाउ डिड यू प्रिपेयर फॉर फिजिक्स इन 11th, तो अगर आप बताना चाहेंगे उनको। फिजिक्स में मतलब मेरे टाइम पे तो ये था कि एम्स और जिपमर भी होने वाला था, वो अभी दिसंबर 2019 में हटा है। तो उस वक्त तो मैंने काफी थोरोली पढ़ा था। फिजिक्स में एनसीईआरटी करती थी, उसके अलावा मैं कोचिंग के मॉड्यूल्स करती थी, और फिर मैंने एचसीवी भी करी है, इरोडोव भी मैंने सॉल्व करी है, और अनुराग मिश्रा भी मैंने की है। बट इरोडोव और अनुराग मिश्रा मुझे लगता है नीट के लिए रिलेवेंट नहीं है, क्योंकि अब एम्स तो रहा नहीं। तो आप एचसीवी करो तब भी एनफ है, उसमें काफी अच्छी थ्योरी दे रखी है, तो उसको आप पढ़ सकते हो। और बाकी एनसीईआरटी तो जरूर एक बार पढ़ना, बिकॉज इट्स अ बुक वर्थ इट, मतलब वो पढ़ के बहुत मजा आता है, तो वो चीज आप जरूर करो फिजिक्स में। और मैक्सिमम क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, एक चैप्टर कंप्लीट करने के बाद अराउंड उस चैप्टर के मैं 300 to 400 क्वेश्चन करती थी, तो वो चीज आपको जरूर करनी चाहिए। आप पूर्वांचल से, जैसे मैंने बताया सबसे पहली, अभी ये मेरा लास्ट क्वेश्चन है कि सबसे पहली फीमेल स्टूडेंट है जिन्होंने नीट क्रैक किया है। बाकी भी आई एम श्योर बहुत वहाँ पे काबिल लड़कियां होंगी। आप उनके लिए, अगर जब आप फॉर एग्जांपल व्हेन यू ग्रो अप और आप कुछ करना चाहेंगे और उनको कुछ बोलना चाहेंगे कि वो भी आगे बढ़े, क्योंकि नंबर तो कई टैलेंटेड तो बहुत होंगे, लेकिन जैसे आपने बताया कि क्योंकि रिसोर्सेज नहीं होता है, दूर होता है एग्जाम सेंटर, सबके पास इतने साधन नहीं होते, तो बहुत सारे लोग कर नहीं पाते हैं। तो स्पेशली पूर्वांचल के जो गर्ल फीमेल स्टूडेंट्स है, जो एस्पिरेंट्स हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? स्टूडेंट्स को ये कहना चाहूंगी कि उसको मतलब एक बहाने की बजाय उसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखो, और प्रॉब्लम्स तो ऑलवेज सप्लीमेंट मतलब सप्लीमेंट इट विद हार्ड वर्क एंड योर स्ट्रेटजीज। तो आप उसको करोगे तो हो जाएगा। जैसे अभी मेरी रैंक आई है तो सब बात कर रहे हैं कि यहाँ पे एजुकेशन का इंप्रूवमेंट होना चाहिए। तो आप अगर नहीं भी मिल रही है आपको, तब भी आप करने की कोशिश करो, ताकि आपके जो और भी फ्रेंड्स हैं उनको हेल्प मिल जाए, बाद में आकर के वो मिले। तो स्लोली, मतलब एक बहाने की बजाय उसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखो। यूजर क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि क्या कोचिंग जरूरी है नीट एग्जाम क्लियर करने के लिए? मतलब मैंने तो पर्सनली कोचिंग की है, बट कोचिंग क्या करते हैं कि वो स्ट्रेटेजाइज कर देते हैं, आपको एक दे देते हैं प्लानर की आपके तब एग्जाम्स होने वाले हैं, आपके इतने टॉपिक्स में कंप्लीट। तो अगर कोई स्टूडेंट इतना सिंसियर और डिसिप्लिन्ड है कि वो अपना टाइम टेबल खुद से सेट करता है कि उसको इतने टाइम बाद से एग्जाम देना है, तो वो डेफिनेटली क्लियर कर सकता है। और दूसरी बात ये कि नीट का पेपर बहुत एनसीईआरटी सेंट्रिक हो रहा है, तो एनसीईआरटी अगर आप थोरोली पढ़ते हैं तो आप बिना कोचिंग के भी डेफिनेटली कर सकते हैं। बस वही गाइडेंस, जो गाइडेंस आप मैं अगर आपने अपने आप से खुद से स्ट्रेटेजाइज किया है तो आप डेफिनेटली बिना कोचिंग के भी कर सकते हैं। बस एनसीईआरटी पे फोकस अच्छा रखना चाहिए। All right, thank you, Akansha. Thank you so much for speaking to us. All the best for your future, and I hope more students like you come up, Purvanchal se. Thank you so much for speaking to us, and thank you to all our viewers for watching. This